हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, आज से हम लोग पढ़ेंगे जो क्लास 8 की पॉलिटी है, सामाजिक एवं राजनीति जीवन। ये जो आपकी पॉलिटी है क्लास 8 की, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं आज से। और क्लास 6 7th की पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, पहले ही क्लास 8 की बची थी, इसको आज से हम लोग शुरू करेंगे। जिसमें पहला चैप्टर हमारा भारतीय संविधान है, जिसमें भारतीय संविधान के बारे में हम पढ़ेंगे। किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या हैं, और फिर संघवाद क्या होता है, ठीक है, संसदीय शासन पद्धति क्या होती है, शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। मौलिक अधिकार हो गए हमारे, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारी चीज़ें हम लोग आज समझने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला। यहाँ से कई सारे प्रश्न एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, कहता है कि आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। जिनका जो भी लोकतांत्रिक देश हैं, ऐसी उम्मीद है कि उनके पास अपना संविधान जरूर होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वो सभी लोकतांत्रिक ही हों, ऐसी भी जरूरी नहीं है, ठीक है। संविधान क्या है? संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। जैसे पहला, ये दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है, उन नियमों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। इसमें जैसे जो हमारे समाज के व्यक्ति के, एक नागरिक के हमारे जो अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं, आदर्श हैं, ये उनको सूत्रबद्ध करता है। उनके हिसाब से चल करके हम अपने देश को रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। कौन बताता है? ये संविधान ही बताता है। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत ही हों। ज़रूरी नहीं है कि भाई समुदाय तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सारे एक दूसरे से सहमत ही हों। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। ध्यान दीजिए, संविधान क्या है? नियमों का एक समूह होता है जिसमें क्या होते हैं? नियम दिए होते हैं। तो ये जो समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग, प्रत्येक नागरिक अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वो न केवल ये तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। तो ये है एक संविधान का ये काम है। संविधान की जरूरत इसीलिए पड़ती है। कहता है कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। 1934 में केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की ये मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और ज़्यादा तेज हो गई, और लास्ट में फिर दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट कहता है कि दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का एक मौका मिला। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। और ये जो संविधान सभा है, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात होती है क्लियर। यहाँ पे अब देखिए, ये नेपाल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, तो आइए इसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन उठा लिया जाए। जब सिलेबस में चीज़ें दी हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी उठाया जा सकता है, छोड़ नहीं सकते।
आइए समझते हैं पॉइंट को। यहाँ पे एक इमेज आप देख सकते हैं, लिखा है कि नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जनसंघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जो 1990 के संघर्ष के बाद स्थापित हुई थी, ये 2002 तक यानी कि केवल 12 साल तक कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बना करके कि गांव में माओवादी संगठन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा ये जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का एक मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। कब? 2008 में। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले राजनीतिक आंदोलन के दृश्य ऊपर के चित्रों में दिए गए हैं, वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये आंदोलन है, ठीक है, जो चल रहा है। तो कहता है कि इन बातों का क्या मतलब है। ये तो यहाँ पे नेपाल क्या था? नेपाल एक राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था। और फिर 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन, देखिए कि चलिए कह रहा है कि नेपाल जो है एक राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई थी। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे। इसके लिए उन्हें एक नया संविधान भी चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे, क्यों? क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए लाना चाहते थे, जिनके लिए वो लड़ रहे थे। इसलिए वो पुराने संविधान को अपनाना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र में हम अपना नेता खुद चुनते हैं। लोकतंत्र में हम अपना नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ हम लोग क्या करते हैं, वोट डालते हैं। जो हमें पसंद होता है उससे हम वोट डालते हैं, फिर उसी को नेता बना लेते हैं, है ना। तो ये लोकतंत्र में क्या होता है, हम अपना नेता खुद चुन रहे हैं। नेता अपनी मर्जी से नहीं बनना है, हम उनको चुन करके सीट पर बैठा रहे हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, जो इम्पोर्टेंट है बस वही समझना है। लोकतंत्र समाजों में क्या होता है, प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है। लोकतांत्रिक समाज में अक्सर संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। भारतीय संविधान कहता है देश का प्रत्येक नागरिक समान है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ना तो हम धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, ना नस्ल या जाति के आधार पर, ना तो लड़के लड़की के तौर पर, किसी प्रकार से नहीं। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार कैसा अधिकार है? एक मौलिक अधिकार है। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम ये होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। ठीक है,
ये होता है लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम, कि कोई भी ताकतवर समूह या कोई भी ताकतवर व्यक्ति किसी कमजोर व्यक्ति को या कमजोर समूह को परेशान ना करे, नहीं तो फिर उसके लिए नियम कानून बने हुए हैं। ठीक है, तो कहता है कि इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है। यहाँ पे एक जो चित्र कथा दी गई है उससे पता चलता है कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है, यानी कि जो बहुमत जिसके पास होता है वो अपना जो है कि दबदबा बनाए रखना चाहते हैं और कह सकते हैं दबंगई भी करते हैं। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है अल्पसंख्यकों को किसी भी चीज़ से वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है, यानी जो बहुसंख्यकों के लिए उपलब्ध है ऐसा ना हो कि अल्पसंख्यक वाले उससे पीछे रह जाएं या वो उससे वंचित रह जाएं, उनको वो सुविधा ना मिल पाए। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का ही काम है। ये दबदबा एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहा जाता है, इंटर कम्युनिटी कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछ लेगा अंतर सामुदायिक क्या होता है, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं जिसे अंतर सामुदायिक या फिर इंट्रा कम्युनिटी यानी वर्चस्व कहा जाता है। इतनी बात क्लियर होती है, वेरी गुड। संविधान क्यों होना चाहिए इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पॉइंट कहता है कि संविधान तीसरा इसका काम ये है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें, खुद को अपने आप से बचा सकें। कैसे? सुनने में अजीब लग रहा है, असल में इसका मतलब है कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है जिसमें हम कई बार बहुत उल्टे सीधे काम कर सकते हैं, लेकिन संविधान के डर से हम वो सारे काम नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब भारतीय संविधान मुख्य लक्षण, आइए यहाँ से इसको और डीप समझते हैं। पॉइंट कहता है कि 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए, आखिर हमारा जो स्वतंत्र भारत हो वो कैसा हो। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। अंग्रेज़ों के शासन की वजह से, अंग्रेज़ों की वजह से उन्हें वो नियम ज़बरदस्ती या मजबूरी में मानने होते थे, उन नियमों का पालन करना होता था। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। जो हमारा स्वतंत्र भारत हो वो कैसा देश हो? एक लोकतांत्रिक देश हो, उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाए, किसी के साथ भेदभाव नहीं, सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार भी होना चाहिए। इसके बाद ये तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन आखिर कैसे हो और उसके कामकाज के नियम क्या हों। ये काम किसी एक आदमी के वश में तो था नहीं, इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें लगातार होती रही। यहाँ पे आप एक इमेज देख पा रहे हैं, एक पिक्चर देख पा रहे हैं जिसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी। भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जम करके चर्चा हुई और सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। इस चित्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। इतनी बात होती है क्लियर। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। ये कहते हैं कि अगर डॉक्टर अंबेडकर का ये विश्वास था कि अगर हमें संविधान सभा में हिस्सेदारी मिली है तो इससे जो अनुसूचित जातियां हैं उनको संविधान में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़ करके शामिल हो। ठीक है, ये शब्द हैं किसके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। आइए संघवाद के बारे में जानते हैं। फेडरलिज्म जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, संघवाद क्या है? यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना, इसे कहते हैं संघवाद। ठीक है, देश में एक से ज़्यादा स्तर की जो सरकारें होती हैं उसे संघवाद कहा जाता है। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी सरकारें हैं। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर होता है, जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था। ठीक है, इस साल हम लोग केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब ये था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना कर सकें, ना ले सकें, ना करने लगें कि मुट्ठी भर लोग हैं वही पूरे देश के सारे फैसले ले रहे हैं। इसीलिए प्रांतीय स्तर पर भी क्या हुआ, सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सकें। ठीक है, भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है, अपना खुद का अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर भी सभी राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। राष्ट्रीय महत्व के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के महत्व के लिए सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उनको मानना पड़ता है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार कह सकते हैं जो नियम बनाती है राज्यों में वो लागू होते हैं। कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां भी दी गई हैं जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान ये भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। संविधान ये भी तय करता है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत ही आते हैं। सेकंड स्टेप है हमारा संसदीय शासन पद्धति। ये क्या होती है? सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। ठीक है, और भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार भी देता है। यदि आप 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं तो आप वोट डाल सकते हैं। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो क्या हुआ, तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित जो ऊंच नीच की बेड़ियां हैं उनको भी आसानी से तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, किसी भी जाति धर्म समूह से आया हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं, यानी कि जनता जो सवाल पूछती है, सवाल करती है, ये प्रतिनिधि उसका जवाब इन्हें देना पड़ता है। लोकतांत्रिक कार्यपद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग दूसरी इकाई में पढ़ेंगे।
शक्तियों का बंटवारा क्या होता है? देखिए, संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कितने अंग हैं सरकार के? 3। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, हमारे जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो विधायिका में होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं, ये कार्यपालिका हो गई। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। ठीक है, सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। ये सभी अंग जो हैं, इनकी जो शक्तियां हैं वो क्या हैं? एक दूसरे से अलग अलग हैं। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर क्या है? एक अंकुश रखता है, थोड़ा नियंत्रण रखता है। इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन भी बना रहता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा हम बैक चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिएगा, एक पॉइंट रहता है, कहता है कि जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को एक्सेप्ट किया था तो सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने कहा कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का घोतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी, एक ज्ञान का उदय लाएगी। ये आम आदमी के कुशलक्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। ऐसा किसने कहा था? A.K. अय्यर ने कहा था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे आप इस इमेज को देख रहे हैं जहाँ लोग वोट डालने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। एक इमेज यहाँ पे है, ये कहता है, आप देखिए ध्यान से, संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर ना हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा के द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को सीमित और नियंत्रित किया जा सकता है। इतनी बात क्लियर है, शक्तियों का बंटवारा हो गया। ठीक है, इसके बाद मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, उससे पहले ये जो स्टेटमेंट है इसको पढ़ लेते हैं। कहता है कि इस चैप्टर में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ध्यान रहे इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है कि राज्य का मतलब सिर्फ राज्य सरकारों से ही है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से एक अलग अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और कानून लागू करना। किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। लेकिन चुनाव के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है, भाई सरकार तो बदल जाती है, लेकिन राज्य क्या है? एक राजनीतिक संस्था है जो एक निश्चित भूभाग, एक निश्चित एरिया में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। कौन? राजनीतिक संस्था, जो कि एक राज्य है। सरकारें तो बदलती रहती हैं, लेकिन राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक राजनीतिक संस्था है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। सरकार या कार्यपालिका क्या है? राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है। उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकार की। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से पढ़िए। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। भारतीय संविधान की अंतरात्मा जो मौलिक अधिकार वाला खंड है, इसको कहते हैं। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसीलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए जो लिखे हों। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष
व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सकें। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, उनका दोहरा उद्देश्य है, पहला, एक तो हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हों जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया हो। इतनी बात क्लियर है। और मौलिक अधिकार के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति यानी निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने ये खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सकें। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के अलावा क्या है, एक खंड नीति निर्देशक तत्व भी हैं। अच्छा, इतनी बात होती है क्लियर। अब हम यहाँ पे भारतीय संविधान में जो लिखित मौलिक अधिकार हैं उनको समझते हैं। पहला है समानता का अधिकार। कहता है कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में ये भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये क्या है, समानता के अधिकार के अंतर्गत ये भी बात कही गई है। खेल के मैदान, होटल, दुकान आदि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में हम किताब में आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया, यानी छुआछूत को भी उखाड़ करके फेंक दिया गया है इसमें। स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता है, सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, देश के किसी भी भाग में आने जाने, रहने, कोई भी व्यवसाय, पेशा, कारोबार करने का अधिकार शामिल है। हम कोई भी पेशा, कोई भी कारोबार अपना सकते हैं, कहीं भी जाकर के रह सकते हैं, हमें अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मजदूरी पर रखना अपराध है। आप जो है मनुष्य से जबरन श्रम नहीं करा सकते, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं करा सकते। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, वो कर सकता है। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बुराई नहीं है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य के द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। तो ये थे हमारे जो है कि मौलिक अधिकार। ठीक है, इतनी बात होती है क्लियर। और इसके बाद हम थोड़ा आगे और बढ़ेंगे। फिर एक पॉइंट और रहता है हमारा धर्मनिरपेक्षता का। इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष राज्य वो होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से, आधिकारिक रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता कि राज्य के सभी लोग इसी धर्म को माने। ऐसा राज्य नहीं कर सकता, ऐसे राज्य की सरकार नहीं कर सकती, वो किसी भी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता। इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास ये तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। देश का इतिहास, जिस तरीके से हमारे देश के ऊपर अंग्रेज़ों ने शासन किया, लोग उनके जो है कि जो उनके अधिकार थे उनके अंतर्गत दबाव में आकर के लोगों ने उनकी बात मानी, तो वहाँ से लोगों ने बहुत कुछ सीखा और उस इतिहास ने तय कर दिया कि हमारे देश का संविधान कैसा हो। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश
और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में देख चुके हैं, नेपाल की बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे देखिए आगे पॉइंट कहता है कि अच्छा अब आगे कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पे 1 2 3 इमेज आप देख पा रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 ओके। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नीचे और भी लोग हैं जो दस्तखत कर रहे हैं। कहता है कि उपरोक्त तस्वीरों में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं, दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। सबसे निचले स्तर पर श्री जयराम दास दौलतराम, खाद्य कृषि मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री, उनके पीछे श्री जगजीवन राम मंत्री खड़े हैं। ये सब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो हमारे संविधान में अपनी दस्तखत कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइए, और बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करवाते हैं आपको।